नमस्कार। डेली पीसेस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आईईए पेरिस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। 2, इसमें 31 सदस्य देश और 11 सहयोगी देश शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों, इसका सही उत्तर था विकल्प सी। 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में जानते हैं। आईईए पेरिस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, अतः कथन 1 सही है। इसका घोषित अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखना है, वैश्विक प्रमुख ऊर्जा रुझानों पर नजर रखने और उनका विश्लेषण करने, ठोस ऊर्जा नीति तथा बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईईए के जनादेश का समय के साथ विस्तार हुआ है। इसे वर्ष 1973 से 1974 के तेल संकट के जवाब में बनाया गया था, जब प्रमुख उत्पादकों द्वारा तेल प्रतिबंध के कारण कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गईं और औद्योगिक देशों की तेल आयात पर निर्भरता की कमजोरी उजागर हो गई। आईईए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के व्यापक ढांचे के भीतर काम करता है। इसमें 31 सदस्य देश और 11 सहयोगी देश शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बी, एकल संविधान, सी, संविधान का लचीलापन, डी, एकल नागरिकता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान की एकात्मक अथवा गैर संघीय विशेषताएं: एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, आपातकाल का प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं और राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता: दोहरी सरकारी नीति, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदन, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस या डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ऑस्ट्रेलिया। G7 समूह वर्ष 1975 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे समान हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर बैठक करते हैं। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका G7 देश हैं। G7 के सभी देश और भारत G20 का हिस्सा है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए परीक्षण का एक हिस्सा है? केशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी, स्कोपिंग, सी, स्क्रीनिंग, डी, कोलोरीमेट्री। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डीएनए परीक्षण प्रक्रिया के 4 प्रमुख चरण हैं: निष्कर्षण, परिमाणीकरण, प्रवर्धन और केशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? इसके बारे में जानते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक जटिल आणविक संरचना वाला एक कार्बनिक अणु है। डीएनए अणु के तार मोनोमर न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। यह एक डबल हेलिक्स संरचना में व्यवस्थित है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में पता लगाया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स पॉलीमर है। यह जीवित प्राणियों की आनुवंशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है। डीएनए का अधिकांश भाग कोशिका केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे परमाणु डीएनए कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, हरामी नाला निम्नलिखित में से किसके लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? ए, भारत चीन, बी, भारत पाकिस्तान, सी, भारत नेपाल या फिर डी, भारत बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत और पाकिस्तान। हरामी नाला गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 22 किलोमीटर लंबा जोरीय चैनल है। यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न,
जिला खनिज फाउंडेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, DMF खान और खनिज विकास और विनियमन MMDR संशोधन अधिनियम 2015 के तहत एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है। दूसरा, DMF का संचालन संबंधित केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों, D ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प A, केवल एक। जिला खनिज फाउंडेशन DMF खान और खनिज विकास एवं विनियमन MMDR संशोधन अधिनियम 2015 के तहत एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक निकाय है, अतः कथन एक सही है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित में काम करना। इसे जिले के प्रमुख या लघु खनिज रियायत धारकों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जैसा कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। DMF का संचालन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः कथन 2 सही है। जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और कार्य ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। DMF के लिए धनराशि जिला स्तर पर एकत्र की जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, IMF, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को? इसका सही उत्तर है विकल्प A, विश्व बैंक। विश्व बैंक प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक का नवीनतम प्रवासन और विकास विवरण शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डालता है, जो प्रेषण परिदृश्य में उभरती गतिशीलता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स DEC द्वारा तैयार किया गया है। संक्षिप्त विवरण वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। संक्षिप्त का उद्देश्य पिछले 6 महीनों में प्रवासन और प्रेषण प्रवाह तथा संबंधित नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास का अद्यतन जानकारी प्रदान करना है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? A, वर्ष 1965, B, वर्ष 1979, C, वर्ष 1981, D, वर्ष 1990। इसका सही उत्तर है विकल्प B, वर्ष 1979। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसे वर्ष 1979 में चंबल नदी की लगभग 425 किलोमीटर लंबाई के साथ एक नदी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी उत्खात स्थलाकृतियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास चंबल नदी के तट पर 206 किलोमीटर तक चौड़ी है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IVA के रूप में सूचीबद्ध है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के IVA कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के पक्षियों और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण के लिए IVA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी तथा सुरक्षा करना है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? A, जो जिला सुरंग पूरे वर्ष श्रीनगर और लद्दाख के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। 2, जो जिला सुरंग विश्व की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों, D ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प A, केवल एक। जो जिला सुरंग पूरे वर्ष श्रीनगर और लद्दाख के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, अतः कथन 1 सही है। यह सभी मौसम में श्रीनगर के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यह पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। जो जिला सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग होगी, अतः कथन 2 सही नहीं है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में व्यपगत का सिद्धांत नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? A, लॉर्ड डलहौजी, B, लॉर्ड कर्जन, C, लॉर्ड वेलेस्ले या फिर D, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।